नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अकाउंटिंग नॉलेज। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में क्या हम ड्यू डेट के बाद भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और अगर करेंगे तो हमें लेट फीस कितनी लगेगी, हम सेक्शन कौन सा लें अगर ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करते हैं। तो अगर हमें लास्ट ईयर की रिटर्न फाइल कर थी तो इस साल की भी रिटर्न फाइल करना है, अगर नहीं करेंगे तो नोटिस आ सकता है। ये सब क्वेश्चन का सवाल इस वीडियो में दिया जाएगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए डेस्कटॉप पर जाते हैं सबसे पहले, और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे सारी रिटर्न फाइल करनी है, ड्यू डेट के बाद कौन सा सेक्शन लेना होता है। तो ये आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको जाना है ई फाइलिंग में। ई फाइल में जाने के बाद आपको जाना है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल में, ठीक है। उसके बाद आपको करना है फाइल, इसका जाना है आपको फाइल में। जैसे फाइल का फॉर्म दबाएंगे आपको ऐसी विंडो आ जाएगी। विंडो में आपने सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है कौन सा करंट ईयर। जैसे आप करंट ईयर फाइल करेंगे आपको ऑनलाइन लेना है, अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन करिए, अगर ऑनलाइन करना तो ऑनलाइन करिए। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको जाना है स्टार्ट ऑफ न्यू फाइलिंग पे। न्यू फाइलिंग में आपको अपना स्टेटस सेलेक्ट करना है। स्टेटस सेलेक्ट करने के लिए आपको इंडिविजुअल रखना है क्योंकि हम एचयूएफ है नहीं, ठीक है। इंडिविजुअल लेने के बाद आपको फॉर्म सेलेक्ट करना है। फॉर्म सेलेक्ट में ये सारे फॉर्म आएंगे, ठीक है, जो कि 5, 6, 7 ये हमारे पे एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि 5 होता है पार्टनरशिप फर्म के लिए, 6 होता है BOAOI के लिए, और 7 होता है कंपनी के लिए। तो इसमें से हमारा कोई भी नहीं है, ठीक है, हमें लेना है फंड, ठीक है। उसके बाद हमें लेना है लेटेस्ट GST, ठीक है। आपको लेना है अदर्स करके आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको पहले अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूरी फिल कर लेनी है। जैसे आप पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, मान लीजिए आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको सेक्शन लेना है। आपको सेक्शन कौन सा लेना है, मान लीजिए इसे यहाँ पर आपको 5 सेक्शन शो करेंगे, 1, 2, 3, ठीक है, और 5 चौथा आफ्टर कंसिडरेशन डिलीवर। 139(1) होता है रिटर्न फाइल ऑन बिफोर ड्यू डेट। अगर आपकी रिटर्न 31 जुलाई से पहले गई है, जो कि अब लिख ली है, वो उससे पहले गई है, तो आपको यहाँ पर ये सेक्शन लेना होता है 139(1), ठीक है। अगर आपकी रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट है, मान लीजिए बिलेटेड है, मान लें आपकी रिटर्न जो 31 जुलाई है वो निकल गई, तो उसको आपको सेक्शन लेना 139(4), इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। और अगर आपकी रिटर्न रिवाइज है, जैसे कि मेरे पास रिवाइज आ रहा था, तो रिवाइज क्योंकि मैं ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर चुका था, तो अब रिवाइज के लिए इस पर आ रहा था। अगर आपकी रिटर्न रिवाइज नहीं है तो आपको 139(4) लेना है, ठीक है। आप बिलेटेड रिटर्न करिए, ठीक है। अब इसमें कोई नोटिस वगैरह हमारे है नहीं, हम नीचे आ जाएंगे। हमें बैंक सेलेक्ट कर लेना है, जो हमारा बैंक है। बैंक वो सेलेक्ट करना है जो आपका वैलिडेट है। यहाँ पर मेरे 2 अकाउंट हैं, एक वैलिडेट है, एक नोट प्री वैलिडेट है। तो जो मेरा वैलिडेट अकाउंट है मैंने वो ये सेलेक्ट करा है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर कोई बैंक अकाउंट नहीं शो करा तो आपको ऐड अनदर बैंक अकाउंट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, उसके बाद आपको कंटिन्यू टू से कन्फर्म कर देना है। जैसे आप कन्फर्म करेंगे यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगा ग्रीन टिक। ग्रीन टिक यानी मतलब ये आपका पूरा परफेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपको जाना है ग्रॉस टोटल इनकम। जैसे आप ग्रॉस टोटल इनकम में जाएंगे, ये आपसे कुछ इनकम पूछेगा। आर यू एलिजिबल फॉर क्लेम एग्जाम्पशन रिस्पेक्ट एक्सपेंडिचर, आपको पूछेगा आर यू एलिजिबल, ये आपसे पहले ही पूछेगा कुछ बातें, इसको आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। आर यू एलिजिबल फॉर क्लेम एनी अदर एक्सपेंसिव फॉर सैलरी इनकम, आपको कुछ नहीं करना, आपको कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे आपको सबसे पहले ऊपर आएगा इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। अगर आपकी सैलरी, क्योंकि आपको GST इनकम आपको अगर नॉलेज नहीं है तो मैं बता दूँ, ITR 1 में सिर्फ आप सैलरी की इनकम डाल सकते हैं और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम डाल सकते हैं और अदर सोर्स की इनकम डाल सकते हैं। अगर आपका इनसे अलावा कोई इनकम है तो आप वो सैलरी इनकम में या ITR 1 में नहीं डाल सकते। उसके लिए फिर आपको दूसरे ITR फाइल करनी पड़ेंगी। अगर आपकी कैपिटल गेन की इनकम है और बिजनेस की इनकम है तो आपकी ITR 3 जाएगी, ठीक है। ऐसी ITR होती हैं। तो सबसे पहले हम अपनी सैलरी इनकम डाल लेते हैं, ठीक है।
मान लीजिए सैलरी मेरी सैलरी है साल की ग्रोस जो बेसिक सैलरी है 5,50,000 है ईयरली से। उसके बाद मैं कोई एक्सपेंस अगर आपका कोई परक्यूट्स वगैरह है तो वो आप इसमें डाल लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस कुछ है ये डाल लीजिए, ठीक है। आपने ये कुछ लेना है कुछ करने नहीं, इसको नीट कर दीजिए, यस कर दीजिए, ठीक है। एनी आपके जो एग्जाम्प्ट है जैसे कि आपका ट्रैवलिंग अलाउंस है, अलाउंस फॉर परक्यूट्स है, ठीक है, और अदर्स कोई आपका HRA वगैरह है तो वो सब इसमें डालेंगे आप। मोस्टली HRA होता है। अलाउंस टू मीट टू एक्सपेंडिचर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, एनी अदर कोई भी आपका अलाउंस वगैरह है जो आप जमा कर सकते हैं HRA वगैरह वो आप इसमें से कर लीजिए, ठीक है। मेरा ऐसा कुछ है नहीं, मेरे को स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की मिल चुकी है, ठीक है, और कुछ नहीं है। मैं इसको कंटिन्यू सेव करूँगा। जैसे मैं सेव किया मेरे सैलरी की इनकम आ गई 5 लाख की, ठीक है। उसके बाद पूछता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में मेरी कोई इनकम नहीं है तो मैं इसको फिल नहीं करूँगा। अगर मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम होती तो मैं इसको इसमें डालता, ठीक है। अगर कुछ है नहीं इंटरेस्ट ये और इंटरेस्ट फॉर सेविंग बैंक, इंटरेस्ट फॉर सेविंग बैंक ने 470 रुपये ये ऑटोमेटिकली ले रहा है क्योंकि आजकल AIS वगैरह जो होता है उससे गवर्नमेंट कर लेता है। तो मेरा इंटरेस्ट फॉर सेविंग बैंक की है क्योंकि मैंने कुछ और डिविडेंड मेरा है नहीं, और मैंने यदि कोई कमीशन अगर कमीशन इनकम हो तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। डिविडेंड कमीशन इनकम आप डाल सकते हैं, और एनी अदर ऐसी सर्विसेज जो आपको जो किसी और हेड्स में इनकम नहीं होता तो आप अदर सोर्स में डाल सकते हैं, ठीक है। ये आप डालने के बाद एग्जाम्स इनकम हमारे कुछ है नहीं ऐसा, इसको कन्फर्म तो सेव करेंगे, ठीक है। जैसे आप इसको सेव करेंगे अब ये आपसे डिडक्शन पूछेगा। डिडक्शन में हमारे पास काफ़ी डिडक्शन होती हैं। अगर आपने LIC करा रखा है तो 80C की डिडक्शन मिल जाती है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस है तो 80C की डिडक्शन मिल जाती है। ट्यूशन फीस वगैरह तो उसकी भी 80C की डिडक्शन मिल जाती है। काफ़ी सारी होती हैं वो 80C में कोई डिडक्शन है नहीं, ठीक है। ये आपकी सारी डिडक्शन है 80C 80CCD 80D, ठीक है। 80C में बेसिकली जो LIC होता है वो आती है टर्म लाइफ इंश्योरेंस, ट्यूशन फीस बच्चों की, अगर 2 बच्चे आपके यहाँ की स्कूल में कोई फीस जाती है ट्यूशन फीस जो होती है वो मिल जाती है। अगर आपका लोन ले रखा है अपने बैंक से उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट जो जाता है वो 80C में डिडक्शन मिल जाती है उसकी, ठीक है। काफ़ी सारी डिडक्शन होती है। 80CCD में अगर आपका NPS नेशनल पेंशन स्कीम में अगर आपका जाता है तो उसकी 50,000 की एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलती है। 80C में 1.5 लाख की और 80CCD में 50,000 की, तो आपकी टोटल डिडक्शन 2 लाख की हो जाती है। 80D में आपको डिडक्शन मिलती है मेडिक्लेम की। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है और अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है आपने तो आपको 25,000 की डिडक्शन मिलेगी, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको 50,000 की डिडक्शन मिलेगी। इसमें आपकी और आपके पेरेंट्स की मिलती है, लेकिन 80C में आपकी और आपके बच्चों की मिलती है और आपकी वाइफ की मिलती है। 80E में मिलती है अगर आपका अगर आपने लोन ले रखा है फॉर हाई एजुकेशन स्टडी के लिए तो आपको उसके लिए 80E की डिडक्शन मिलती है। जो उसका इंटरेस्ट पोर्शन होता है वो सारा 80E में आता है, ठीक है। फिर 80EE अगर आपका बैंक इंटरेस्ट 10,000 से कम है 10,000 तक का गवर्नमेंट आपको डिडक्शन देती है। हमारा डिडक्शन हैगा तो उसको हम एलिजिबल करेंगे, ठीक है। आर यू एलिजिबल फॉर क्लेम एनी अदर डिडक्शन, और भी डिडक्शन होती हैं जो आप उसमें ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमारे पास इतनी हम यही करेंगे, ठीक है। हमारी 80D की डिडक्शन थी नहीं, 80DDA की है, ठीक है। तो जो हमारी 80E की डिडक्शन थी तो हमारे केस में 470 रुपये की 80D की डिडक्शन है वो हम डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर ही दे रहा वार्निंग डिडक्शन टू 80 TDS मोर देन डिडक्शन डिटेल्स, ठीक है। ये सिर्फ आप ध्यान से डालिए, ये जब भी डालेंगे आप ये आता है तो उससे घबराना नहीं, ठीक है। बस आप जो आपने अदर सोर्स में सेविंग इंटरेस्ट दिखाया है आप नहीं क्लेम करना, उससे ज़्यादा या उससे कम कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा मत करना। तो हमने 80 TDA की डिडक्शन डाल दिए। उसके बाद हम कंफर्म करेंगे। जैसे आप कंफर्म करेंगे उसके बाद आपका तीनों टाइप कंफर्म होंगे। एक तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में आपकी सैलरी की इनकम आ गई। सैलरी की इनकम के अलावा हमारी हाउस प्रॉपर्टी की कोई इनकम थी नहीं, और अदर सोर्स की बैंक इंटरेस्ट था 470 रुपये, वो मैंने डाल दिया। उसके बाद अगर मेरा 80C में कोई और तो डिडक्शन होती 1.5 लाख की वो ले सकता था मैं, अगर मेरी कुछ है नहीं। 80D में भी मेरा कुछ नहीं है, और मेरा फीस सेविंग बैंक का इंटरेस्ट था 470 रुपये, वो मैंने इसमें डाल के डिडक्शन ले चुका हूँ, ठीक है। अब आपका आएगा टैक्स पेड
और टैक्स लायबिलिटीज़। ठीक है, जैसे आप टैक्स पेड पे जाएंगे, टीडीएस इसमें आता है कि टीडीएस अगर आपका हैगा, अगर आपका सैलरी में टीडीएस कटा है, अगर आपका जहाँ पर आप एम्प्लॉय हैं और अगर आपका टीडीएस सैलरी में टीडीएस कैसा है, तो आपको इस सेक्शन में शो करेगा कि आपके एम्प्लॉय ने कितना टीडीएस काटा है। अगर आपका सैलरी के अलावा कोई से भी मान लो कॉन्ट्रैक्टर में कटेगा, या 94C, 94J, 94JB, 94H, या 94H हो गया, 194IA हो गया, 194 हो गया, 194O हो गया, जो अदर्स होंगे वो सारे टीडीएस इसके अंदर आएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में आएगा। ठीक है, तो हमारा फ़िलहाल कोई नहीं है। अगर आपने कोई एडवांस टैक्स जमा किया है और अगर आप कोई सेल्फ टैक्स जमा करेंगे तो वो सारा पार्ट यहाँ पर आएगा। अगर आपका टीसीएस वगैरह है तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ हमारा है नहीं, तो हम कंफर्म करेंगे। जैसे आप इसको कंफर्म करेंगे उसके बाद आपको दिखा रहा है ये टैक्स लायबिलिटी पेड 1000 रुपये। ठीक है, ये 1000 रुपये पेमेंट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने लेट फाइल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा इनकम जो है 5 लाख से नीचे है, तो हमें 12,500 की रिबेट मिल गई। क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि आपको 2.5 लाख तक से एग्जाम्प्ट है, 2.5 से 5 लाख तक का आपको पड़ेगा 5%। तो 5% यानी मेरा हो गया 12,500 रुपये। और गवर्नमेंट कहती है 12,500 रुपये का हम आपको रिबेट दे देंगे, 87A की रिबेट। तो 87A की रिबेट में फिर गवर्नमेंट जो आपके 12,500 रुपये थे वो आपको टैक्स पेबल में नील कर देती है। जैसे कि मेरा यहाँ पर शो कर रहा है, मेरा 5 लाख ग्रॉस टोटल इनकम थी मेरी, 5,470 रुपये। अब मैंने डिडक्शन जो लिए 470 रुपये की, जो कि मेरा 80TT का जो डिडक्शन थी सेविंग बैंक की, ठीक है, वो मैंने सेम ले लिए। तो मेरी टोटल इनकम बनी 5 लाख की। तो इस पर मेरा 5 लाख पे 2.5 लाख पे आपका स्लैब मिल गया, स्लैब में आने नील, और उसके ऊपर 5% टैक्स। तो देखिए मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ये इनकम 5 लाख, 5% टैक्स इनकम एग्जिट 2.5 लाख। ठीक है, तो ये हो गया 5 लाख टू 10 लाख, ये आपके हो गया 20%, और उससे ऊपर होगा 30%। तो मेरा यही है। ठीक है, 2.5 लाख पे अब मेरा 5% लगा, तो मेरा हो गया 12,500। जैसे 12,500 का टैक्स बना, यहाँ पर मुझे रिबेट मिल गई 87A की, तो 12,500 की रिबेट मिल गई। तो मेरा नेक्स्ट टैक्स पेबल बन गया कितना, 0 रुपये। हाँ, अगर मैं इससे 5 लाख से मेरा ऊपर होता, 5 रुपये भी ऊपर होता, तो मुझे ये 2.5 लाख का जो 12,500 का रिबेट है ये नहीं मिलती। फिर मुझे गवर्नमेंट मेरे को 2.5 लाख का एग्जाम देता, फिर 12,500 मुझे टैक्स अलग से देना पड़ता, और उस पर जो अलग से 5 लाख के ऊपर जो मेरा अदर इनकम बनती, मान लीजिए 5 लाख के ऊपर मेरा 20,000 और इनकम होती, तो 20,000 में मेरे को 20% टैक्स और देना पड़ता। ठीक है, तो 2-3 हज़ार रुपये मेरे और बढ़ जाते। तो 12,500 ये और 500 ये, तो 14,500 रुपये मेरे को अलग से पेमेंट करनी पड़ती। मेरी इनकम 5 लाख से नीचे थी, तो मेरा कुछ टैक्स जमा नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं नीचे आगे देखिए, यहाँ देखिए, आप नीचे आगे देखिए, अब ये दिखा रहा है फ़ी अंडर सेक्शन 234F 1,000 रुपये। ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैं लेट फाइल कर रहा हूँ। अगर आपकी इनकम 5 लाख से नीचे है, ठीक है, आप ध्यान से सुनना, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर और 5 लाख से नीचे है, तो आपको 1,000 रुपये पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी यही इनकम अगर मेरी 5 लाख से ऊपर होती, तो जो टैक्स मैं आपको 1,000 रुपये दिखा रहा हूँ, यहाँ 5,000 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इनकम 5 लाख से ऊपर पहुँचेगी, ग्रॉस टोटल इनकम, जो ये वाली इनकम है, जो टोटल इनकम है, अगर 5 लाख से ऊपर होगी तो पेनल्टी आपकी होगी 5,000। 5 लाख के बराबर या 5 लाख से नीचे और 2.5 लाख से नीचे नहीं है, मतलब 2.5 लाख से ऊपर और 5 लाख के बराबर, तो आपकी पेनल्टी होगी 1,000 रुपये। और अगर यही इनकम अगर आपके 2.5 लाख से 2.5 लाख के अराउंड तक है, तो आपकी कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। तो आप बिना पेनल्टी की फाइल कर सकते हैं। मैं एक बार दिखाता हूँ। मान लीजिए जो मैं सैलरी दिखा रहा था, वो मैंने सैलरी दिखाई है आपको, यहाँ मैंने आपको 5,50,000 दिखाई है, तो मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ 2,40,000। ये तो ठीक है, अब जैसे मैं 2,40,000 करूँगा, सेव करता हूँ, तो मेरी टोटल इनकम आई 1,90,000। 2,40,000 करने के बाद 50,000 का डिडक्शन मिला,
तो ग्रॉस टोटल इनकम हो गई 1,90,470। अब मेरी इनकम आती है टोटल इनकम, देखिए 1,90,470, 470 का रिडक्शन मिल गया 80 का 1,90,000। अब मेरा जो जो यहाँ पर आपको शो कर रहा था फिर 239 4F, इसमें 1,000 रुपये शो कर रहा था क्योंकि मेरी इनकम 2.5 लाख से ऊपर थी और 5 लाख से बराबर थी, तो इसलिए 1,000 रुपये शो कर रहा था। अब मेरी इनकम जो है ग्रॉस टोटल इनकम 1,90,000 है, तो इसमें मेरे को कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर आपको रिटर्न फाइल करते हैं और अगर आपका छोटा मोटा TDS कटा हुआ उसको रिफंड चाहते हैं, मान लीजिए आपका अगर बैंक से FD पे इंटरेस्ट आ रहा है और उस पर TDS कट चुका है और आपके इंटरेस्ट जो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, 2 लाख से नीचे है, 2.5 लाख से नीचे है और TDS कट चुका है, तो आप उसका क्लेम कर लीजिए, आपकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी। ठीक है, तो आप इसको कंफर्म कर दीजिए। जैसे आप कंफर्म करेंगे प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद ऐसे रिटर्न आपको दिखाएगा नो योर नीड टू मेक पेमेंट 0। उसके बाद एक प्रोसीड रिव्यू कर लीजिए। रिव्यू करने के बाद सारा कुछ करने के बाद आप सबमिट कर दीजिए। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें मोटिवेशन करने के लिए धन्यवाद।